हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है जीवाणु जनित रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियां जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक हैं। पौधों के अलावा जीवाणु मानव और पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाते हैं। जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आदि जीव है। ये सर्वव्यापी जीव है जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत जंतुओं और पौधों पर वास करते हैं। रोगजनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग एवं उनके कारक जीवाणुओं के नाम निम्नलिखित हैं। तो एक तरफ बैक्टीरिया और दूसरे तरफ डिजीज का नाम दिया गया है। तो किस बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज होता है, इसको ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी के कारण। प्लेग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। कोड़ यानी लेप्रोसी किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री व माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस के कारण होता है। तपेदिक क्षय रोग या यक्षमा, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कारण होता है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। सुजाक या गोनोरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो निसेरिया गोनोरी के कारण होता है। सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण होता है। काली खांसी या कुकुर खांसी, जिसे हुपिंग कफ भी कहते हैं, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या बोटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। धनुष्टंकार, लॉकजा या टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग होती है। यह विशेष जीवाणु जो है ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कसाबिका पाई जाती है। यह प्रायः संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। बाटुलिज्म रोग क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डिप्थीरिया काली खांसी या कुकुर खांसी, जिसे हुपिंग कफ भी कहते हैं, तथा धनुष्टंकार या टिटनेस से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। डी से मतलब क्या होता है, तो डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टेटनस। और ये तीनों रोग जो है जीवाणु जन्य है, जो कि कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी यानी जो डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। पर्ट्यूसिस हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण होता है, जिसे बोटेला पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। और जो आपका टिटनेस है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले बीमारियों के उपचार के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है, जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फेमेराजाइन और सल्फाडायजीन इत्यादि आते हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। प्रोंटोसिल, सिवाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का एक समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेनफेनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ध्यान रखिएगा, एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला है मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है, यह बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो यह भी सही है। और एथलीट फुट रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है, यह गलत है, सही नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा पहला, दूसरा कथन सत्य है, यानी सी ऑप्शन। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? तो आपको मालूम है, सैल्मोनेला वैसिलाई। सैल्मोनेला वैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। भोजन जो होता है पॉइजनिंग हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होती है। और यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो क्लास्ट्रीडियम के, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो आपको मालूम है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस यानी हुपिंग कॉफ, और जो टी है इसका मतलब होता है टिटनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। देखिए, रोहिणी या डिप्थीरिया काली खांसी यानी कुकुर खांसी या हुपिंग कफ भी कहते हैं। टिटनेस या धनुष टंकार से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस यानी इसे बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। तो इन बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। कौन सा डी यानी डी जो डिप्थीरिया है किस बैक्टीरिया कारण, पर्ट्यूसिस है किस बैक्टीरिया कारण, और टिटनेस है जो टिटनेस है यह किस बैक्टीरिया कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीयक प्रतिजनन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। किस बचाव के लिए? तो रोहिणी, कुकुर खांसी यानी हुपिंग कफ और टिटनेस से। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? तो डी से आपको मालूम है डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टिटनेस। इसके अलावा ऑप्शन में जो भी है आपका सही आंसर होगा, यानी वह डीपीटी के काम में नहीं आता है। तो देखिए इसका सही है बी ऑप्शन, पोलियो। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो सही जवाब है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? तो जीवाणु, किनसे होने वाली बीमारी? तो जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां कारगर है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां का प्रयोग जो है किया जाता है, और यह संश्लिष्ट दवाइयों का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फेमेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो आपको मालूम है सीबाजोल, सी ऑप्शन। सीबाजोल है यह एक सल्फा औषधि है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फेमेराजाइन और सल्फाडाइजिन इत्यादि आते हैं। प्रोंटोसिल, सीबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो एमिनोसैलिसिलिक एसिड। पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि यक्ष्मा यानी टीबी तथा कुष्ठ रोग जैसे जीवाणुजन रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? देखिए इसमें जो दूसरा है, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। तीसरा है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, यानी 2 और 3 कथन जो है आपका इसके संदर्भ में सही होंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध उत्पन्न करने के या होने के प्रमुख कारण है। पहला है सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण,
प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन, गलत रोग निदान जिसके कारण रोगी को चिकित्सा कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीव रोधी औषधियां दे देता है। तीसरा है रोगी के द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराकें लेना, बगैर डॉक्टर सलाह के दवाएं लेना। और चौथा है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ावा देना या बढ़ता प्रयोग करना। और फार्मास्यूटिकल उद्योग एवं अस्पतालों के अशोधित कचरे के द्वारा पर्यावरणीय संदूषण। 13 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा यक्ष्मा यानी टीबी। यक्ष्मा यानी तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। WHO के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है तथा भारत में भी इसका प्रकोप काफी अधिक है। यह आनुवांशिक रोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। वह कौन सा रोग है? प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं, वह रोग है आपका टीबी। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों को देखकर बताइए कि कौन सा वह रोग है जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। सही जवाब है टीबी यानी तपेदिक। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तपेदिक का जो कारण है वह है आपका बैक्टीरिया यानी ए ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, 4 कथन यानी 4 सुमेलित दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि एक जो सुमेलित नहीं है कौन सा है। तो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका आनुवांशिक रोग जिसका संबंध क्षय रोग से दिया है, टीबी से दिया है। यह सही नहीं है यानी सुमेलित नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है टीबी के बारे में। और टीबी के परीक्षण के लिए विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? तो टीबी के परीक्षण के लिए जो विशिष्ट परीक्षण है वह है मैटॉक्स का परीक्षण यानी डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। देखिए तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण के लिए टीबी रक्त परीक्षण यानी टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है और इसे ही मैटॉक्स ट्यूबरक्युलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्युलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 78 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को किस और नाम से जाना जाता है? तो लागजा, सी ऑप्शन। टिटनेस या धनुष टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लागजा नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो रोग है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, वह है आपका बताइए। सही जवाब है प्लेग, ए ऑप्शन। प्लेग एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं होता। यह रोग सर्वप्रथम चूहों को होता है। चूहों के शरीर पर पेप्सुक रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलता क्या होता है, रोग के जीवाणु पेप्सुओं में पहुंच जाते हैं और पेप्सुओं के काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं। ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो 4 जोड़े दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है करेक्ट है। तो निमोनिया जो प्रभावित होता है निमोनिया से वो होता है फेफड़ा यानी लंग्स। तो निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के द्वारा। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद, आंख का और पीलिया यकृत का रोग है। मधुमेह यानी डायबिटीज इंसुलिन नामक हार्मोन के कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज की लंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में
किया जाता है या इनके द्वारा किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करिए, यानी मिलान करना है, कौन सा रोग किसके द्वारा होता है। तो देखिए, हैजा किसके द्वारा होता है, घाव किसके द्वारा होता है, किसके संपर्क से कौन सा रोग होता है, वायु के द्वारा कौन सा रोग होता है, वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब है वायु के द्वारा टीबी रोग होता है। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया है वायु में फैलकर दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पानी के द्वारा, यानी दूषित जो पानी है इसके द्वारा कॉलरा या हैजा होता है। और सिफिलिस जो होता है मतलब कि संपर्क से होता है। और टिटनेस जो है यह घाव के द्वारा होता है, यानी घाव के द्वारा जो है टिटनेस होता है। 23 में भी आपको जो है मिलान करना है। प्लेग पिपसुओं के काटने से फैलता है, फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है, बेरी विटामिन बी के कमी से होता है, और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, क्लोरेमफेनिकॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसे औषधियों का एक समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेमफेनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। देखिए जो क्लोरेफेनिकॉल है एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और किससे। तो दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से। देखिए दंत क्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांतों के मध्य फंसे रहते हैं, इनके मध्य अंतर व्यवहार होता है। अतः दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण क्या है। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। ठीक है, दंत क्षय या दंत क्षरण एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुक प्रक्रियाएं हैं, दांत की सख्त संरचना दंत वलक, दंत उतक और दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती है। ये उतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु हैं और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस, ये जो है मतलब कारण है, इनके कारण ही होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, छिछले हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखी सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय किसके। जो छिछले हैंड पंप होते हैं इनसे पानी पीने वाले जो लोग हैं, इन हैंड पंप से जो पानी पीते हैं छिछले हैंड पंप से, तो उन लोगों में जो रोग हो सकता है जो ऑप्शन में दिया गया है एक रोग को छोड़कर, तो देखिए वो है आपका फ्लोरोसिसिस। फ्लोरोसिसिस के अलावा हैजा, टाइफाइड और कामला जैसे रोग हो सकते हैं। हैजा, टाइफाइड और कामला या पीलिया रोग छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर मतलब कि हो सकता है, इससे होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। पानी के प्रदूषण से कौन सा रोग जो है मतलब कि नहीं होता है, वो है आपका हेपेटाइटिस बी। यह दूषित जल के कारण नहीं है, दूषित पानी की वजह से यह नहीं होता है।
हेपेटाइटिस बी। बाकी टाइफाइड, पीलिया और हैजा दूषित जल की वजह से होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है हैजा। प्रदूषित पानी को पीने से हैजा नामक जो है रोग हो जाता है। हैजा एक संक्रामक आंत्र शोथ है जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। विब्रियो कॉलेरी याद रखिएगा। मनुष्यों में इसका संचरण इसी जीवाणु के द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। 31 नंबर है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? जलजन्य रोगों के। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पानी के जो पीने के जो जल है इसके मतलब उचित उपचार के द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। दूषित जल के जो जल है, जो प्रदूषित जल है, इनका उपचार कर इनका फैलाव को रोका जा सकता है। जो प्रदूषित जल से जो रोग होते हैं इनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? याद रखिएगा, बीसीजी का टीका जो होता है टीबी के यानी टीबी में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? तो टीबी में, यक्षमा में। बीसीजी यानी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या राज जो टीबी कहते हैं, टीबी टीका जो है तपेदिक या यक्षमा के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो है लगाया जाना चाहिए। यह टीका जो है होता है जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभावित जो इसका इफेक्ट है, प्रभाविता है, उतना ही कम होती जाएगी। और जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए? तो आपको मालूम है जन्म के तुरंत बाद, खूब से 12 माह के अंदर, ठीक है। तो जन्म के तुरंत बाद लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग देखिए एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है ऑप्शन में जो 4 दिए गए हैं, जो 4 बीमारियां हैं, आपको बताना है कि एक जो बीमारी है वो वायरस से नहीं होता है, वो कौन सा बीमारी है? तो 3 जो है इसमें वायरस से होने वाली बीमारी है सिवाय एक के, वो है आपका आंत्र ज्वर, पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। इस बीमारी का जो कारण है वो है वायरस, सिवाय एक के आंत्र ज्वर के। देखिए गलसुआ या कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग है। आंत्र ज्वर और सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कवक जनित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।